This video is sponsored by the Gujarat Medical and Provisional Store, Kotragadi. The retired journalist Devilal जी तराट, राजस्थान पत्रिका। नमस्कार, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं और इसी सिलसिले में हमारा कारवा लगातार तमाम सारी विधानसभाओं में राजनेताओं से, विधानसभा के विधायक प्रत्याशियों से और पार्टी के कई सारे पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहा है और राजस्थान से जुड़े तमाम सारे सवाल उनसे पूछ रहा है। इसी सिलसिले में हमारा कारवा राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट झाड़ोल में है और ऐसे में कई सारे राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों से हमने बात की और आज एक ऐसे ही प्रत्याशी हमारे साथ हैं। जैसे जैसे राजस्थान की सियासत में चुनाव का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे तमाम सारी राजनीतिक पार्टियां लगातार सक्रिय हो रही हैं और अपने चुनाव जीतने के गणित को सेट करने में लगी हुई है। आज हमारे साथ झाड़ोल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता हिम्मत सिंह जी तावड़ साहब हैं। तावड़ साहब से बात करेंगे कि क्या चुनाव के मुद्दे हैं और किस प्रकार से राजस्थान में 2023 का चुनाव होने वाला है। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजस्थान में चुनाव इसी साल होने वाले हैं, पूरी तरह से राजनीति का माहौल बन चुका है, सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। कैसे आप देखते हैं राजस्थान के चुनाव को? राजस्थान का चुनाव बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी तरह से माहौल बन चुका है। सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी दमखम के साथ में अपने प्रचार में लगी हुई है, बूथ लेवल से लेके ऊपर लेवल तक। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इस बार अगर मेवाड़ और वागड़ की सियासत की बात करें तो सारा फोकस आदिवासियों पर है। पिछली बार नरेंद्र मोदी राजस्थान के मानगढ़ पहुंचे, वहां पर उन्होंने रैली की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मेवाड़ वागड़ के दौरे कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी भी बांसवाड़ा पहुंचे और लगातार आदिवासियों को रिझाने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही है। तो क्या लगता है आपको कि पिछले गए चुनावों में से आने वाला ये 2023 का चुनाव इतना खास क्यों है और आदिवासियों पर इतना फोकस पार्टियों का होने का क्या कारण है? सभी पार्टियों का आदिवासियों ने खूब साथ दिया है, परंतु अभी क्या है कि युवा पढ़े लिखे हो गए हैं, अपने अधिकारों को, अपनी जन समस्याओं को, अपने गांव स्तर के मुद्दे को, क्षेत्रों को, मुद्दों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो युवा कहीं ना कहीं खिसक नहीं जाए हमारे साथ में, हमारी ज़मीन कहीं ना कहीं खिसक नहीं जाए, इस कारण से सभी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए लगातार इस जनजाति क्षेत्र में आ रहे हैं। बिल्कुल आपका सही कहना है और यही है कि अगर युवाओं के जो मेन मुद्दे हैं, बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, उनके क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं और अध्ययन के पढ़ाई के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, स्कूलों के मुद्दे हैं। ये इन मुद्दों पे क्या है कि अभी तक युवा कहीं न कहीं अपनों को छला हुआ महसूस करता है, उनकी आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप कहीं न कहीं काम नहीं हुआ है। तो सभी को ये चिंता है कि जो ट्राइबल बेल्ट की जितनी भी सीटें हैं वो कहीं न कहीं हमारे हाथ से निकल नहीं जाए, इसलिए सब यहाँ पे आ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो भाजपा के हिसाब से जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसका कारण भारतीय ट्राइबल पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आई और मेवाड़ वागड़ में पूरी ताकत के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और अभी सारे युवा आदिवासी जो हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं, कहीं वो कारण आपको लगता है? और आपको ये भी बताएं कि आखिर भारतीय ट्राइबल पार्टी जैसी पार्टी को आखिर क्यों बीच में आना पड़ा? क्या ऐसा कारण रहे? भाजपा कांग्रेस की क्या कमजोरी रही जिस वजह से पार्टी सक्रिय हुई और सक्रिय हुई तो हुई, इतनी मजबूत हो गई कि आज भाजपा और कांग्रेस को उनसे मुकाबला करने के लिए एक बार सोचना पड़ रहा है? ये वास्तव में देखा जाए तो हमारे जो अब तक लीडर रहे, उन्होंने इस क्षेत्र की पैरवी अपने हिसाब से, निजी हिसाब से करनी चाहिए, उस हिसाब से नहीं की। उनकी कहीं न कहीं कमज़ोरी रही है। उस कमज़ोरी के कारण आज का जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग कहीं न कहीं पार्टियों के नेताओं से असंतुष्ट है, इसलिए कहीं न कहीं वो डाइवर्ट हो रहा है। और आने वाले समय में पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, जो युवा वर्ग है उनकी आशाओं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं को टिकट पार्टियों को देने पड़ेंगे। अगर नहीं देंगे तो युवा कहीं न कहीं भटक रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, युवा कहीं न कहीं असंतुष्ट दिख रहे हैं क्षेत्र में और इस संबंध में युवाओं को सोचना पड़ेगा उनका भविष्य कहाँ पे है। क्योंकि भैरू सिंह जी की सरकार थी, उस समय पे हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है, उस ट्राइबल बेल्ट को आरक्षण दिया गया था और उस भारतीय जनता पार्टी के उस आरक्षण के कारण ही उस समय गुलाब चंद जी कटारिया और भैरू सिंह जी ने आरक्षण दिया। उसके कारण ही हमारे युवा
कहीं न कहीं वार्ड पंच बने, सरपंच बने और राजनीति में आए, सक्रिय हुए। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के ट्राइबल बेल्ट के लिए, ट्राइबल के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। और युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि आपका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही है, क्योंकि भारतीय ट्राइबल पार्टी युवाओं को रिझा कर कुछ वोट खराब कर सकती है, लेकिन सरकार में वो नहीं आ सकते हैं। और युवाओं से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपना वोट कहीं पे भी ख़राब नहीं करें, और आपका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही है और आपका भला वही कर सकती है। राजस्थान सरकार पिछले 5 सालों से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रही है और सरकार का दावा है कि उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया। कई सारी स्कीम्स भी उन्होंने वेलफेयर की लॉन्च की और हाल ही में महंगाई राहत कैंप भी लगाया, लोगों को लगातार फ़ायदा देने की कोशिश, और लगातार जो चुनावी मैनेजमेंट हो सकता है वो गहलोत साहब लगातार कर रहे हैं। आप पिछले 5 सालों में सरकार के द्वारा किए गए काम को आप अपने तौर पर कैसे देखते हैं? गहलोत सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने केंद्र की योजनाओं का सिर्फ नाम बदला है, कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। अभी ये थोड़ा बहुत ये खाने के नाम पे पैकेट बांट रही है और राहत शिविर बना के सभी कर्मचारियों को, सब जनता को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए सबको मुर्गा बना रखा है सरकार ने। कोई विशेष काम सरकार ने नहीं किए। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव जो 2023 का सर पे है, तो गुलाब चंद कटारिया जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मेवाड़ वागड़ के बड़े नेता कहे जाते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से असम का विधायक बनाकर यहाँ से असम भेज दिया। आपको लगता है कि उनके जाने से पार्टी को नुकसान होगा? और मेवाड़ वागड़ की लगभग 28 विधानसभा सीटों को वो प्रभावित करते थे, तो क्या पार्टी को उनके जाने से नुकसान होगा, और अगर होगा तो कैसे भरपाई करेंगे? कटारिया साहब के जाने से आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होगा? कटारिया साहब के आदर्श और उनके कार्यों और उनकी शिक्षाओं को लेके कटारिया साहब जैसे हजारों कार्यकर्ता इस क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं, और हम सब कटारिया साहब की भूमिका में हैं। और कटारिया साहब के वहाँ जाने से उनकी भरपाई हम करेंगे, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने वाला। उन्होंने जो उस समय काम किया था हमारे लिए, वो काम हम सबको याद है, उनकी कार्यशैली हम सबको याद है, और हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। तावड़ साहब, राजस्थान में ट्राइबल की बात जब होती है तो झाड़ोल विधानसभा सीट एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, और झाड़ोल विधानसभा सीट की अगर पिछले 30-35 सालों की अगर हिस्ट्री देखें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी यहाँ से 3 से 4 बार यहाँ से विधायक रहे, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। लेकिन झाड़ोल का जब भी नाम लेते हैं कहीं बाहर किसी फोरम पे, तो ये एक छवि आती है कि पिछड़ा हुआ एरिया है। तो आपको क्या कारण लगते हैं इसके, और अब ऐसा आपके दिमाग में क्या ऐसा रोड मैप है झाड़ोल विधानसभा को लेकर के कि झाड़ोल का विकास कैसे हो सकता है? बिल्कुल, वास्तव में पिछले काफ़ी सालों में जितनी उम्मीद से प्रगति कार्य की होनी चाहिए थी उससे नहीं हो पाई है, क्योंकि इसका कारण ये है कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सीट आई तो सरकार विपक्ष की आई, तो इस कारण से जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। झाड़ोल विधानसभा सीट की सर जब बात होती है तो मौजूदा पार्टी के जो विधायक हैं बाबूलाल खराड़ी, वो 25 साल से भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1998 से लगातार वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोगों के मन में भी ये हो गया कि यार पार्टी के पास झाड़ोल विधानसभा में कोई दूसरा चेहरा नहीं है, लगातार हर बार मौका होना हो बाबूलाल जी को लाके चुनाव लड़ा लेते हैं। 3 बार जीते, 2 बार हारे। और विधायक दौड़ में जब नाम शामिल होते हैं, दूसरे लोगों के नाम आते हैं, तो बहुत सारे नाम पार्टी की तरफ से होते हैं, उसमें एक नाम आपका भी चलता है। आप भी अपने आप को विधायक दौड़ में शामिल बताते हो, तो हमारी जनता भी जानना चाहती है और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है। पहला तो आप ये बताएं कि आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है कि पार्टी आपको विधायक की चुनाव लड़ा ले, और दूसरा ये कि अगर लड़ा ले, कैसे भी करके आप टिकट लेके आ गए, तो आपके पास जीतने का क्या मैथमेटिक्स है? पहली बात तो ये कि मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एडवोकेट हूँ, और लंबे समय से मैं संगठन में काम कर रहा हूं। तो इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन पे हम कई बार लड़े हैं। हमने कई बार धरने दिए हैं, हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, और कई बार हम रोडों पे भी सोए हैं। तो इस क्षेत्र की लड़ने की समस्याओं को रखने की पूरी क्षमता रखते हैं हम। और दूसरी बात आपने कही कि ऐसी क्या काबिलियत है, तो काबिलियत तो ये है कि मैं दूसरी पार्टी के अंदर से भी सेंध मार के वोट लाने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि जो अभी युवा डाइवर्ट हो रहे हैं उन युवाओं को वापस में अपने साथ में लेके और सीट निकालने की पूरी क्षमता रखता हूँ। क्योंकि कोटड़ा से भी मेरे साथ में 80% युवा मेरे साथ में हैं, झाड़ोल से भी मेरे साथ में, फ्लासिया से भी मेरे साथ में हैं, और
अगर इन युवाओं को डाइवर्ट होने से रोकना है और सीट निकालनी है तो पार्टी को भरोसा करना पड़ेगा। आपने बताया कि आपके पास युवाओं का समर्थन है, दूसरी पार्टियों का वोट जो है उसमें आप सेंधमारी कर सकते हो, कोटड़ा में आपकी अच्छी पकड़ है, आदिवासियों पे अच्छी पकड़ है। सर एक सवाल मेरा ये बनता है कि जब ट्राइबल एरिया की बात होती है तो आदिवासी विधायक बनता है, भले कोई सी भी पार्टी का बने, फिर जैसे ये तीसरी पार्टियाँ बीटीपी हो, बीएपी हो, ये निकल कर के आई कि हम सब आदिवासी परिवार एक साथ हैं और आदिवासियों का साथ देना है, तो ऐसा क्या कारण है सर कि तीसरी पार्टी को इसके बीच में आना पड़ा, और क्या ऐसी कमी रही भाजपा कांग्रेस की कि जिस वजह से तीसरी पार्टी को आना पड़ा? और वास्तव में आदिवासियों का अगर विकास करना हो तो क्या ऐसा रोड मैप होना चाहिए? झाड़ू विधानसभा के अगर आप बता दें कि क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर काम किया जाए तो यहाँ का आदिवासी भी संतुष्ट होगा, दूसरे भी संतुष्ट होंगे, और विकास, वास्तविक पैरेलल विकास जो होना चाहिए वो यहाँ ज़मीन पे होगा। जी, यहाँ के खूब सारे मुद्दे हैं। जैसे आप मुझे ये बताइए कि आदिवासियों के ही विधायक होते हैं, लेकिन फिर तीसरी पार्टी को आने की ज़रूरत क्या पड़ी? जी, वास्तव में आपने सही कहा कि सीट रिजर्व है, यहाँ से जो भी बनेगा वो एसटी का ही बनेगा, परंतु कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही है, हमारी कमज़ोरी रही है, जो भी हमारा भाई रहा उसकी कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही है। हमारे इस क्षेत्र की मांग जो विधानसभा में उठनी चाहिए वो विधानसभा में बात अब तक नहीं उठाई है, जिससे आज का जो युवा वर्ग है जो पढ़ा लिखा है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो रहा है कि हमारे यहाँ क्षेत्र की बातें हैं, वो हमारे यहाँ से हम लीडर जिसको हमारे बात रखने के लिए, हमारी पैरवी करने के लिए, हमारी वकालत करने के लिए आगे हम चुन के यहाँ से भेजते हैं, वो हमारी पैरवी कहीं ना कहीं ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं युवा डाइवर्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, आपने क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, तो मुद्दे में झाड़ोल की बात करूँ तो झाड़ोल का जो अपना डैम बना था, उस डैम से बहुत बड़ी संख्या में ट्राइबल हमारा विस्थापित हुआ था, ट्राइबल सभी लोग विस्थापित हुए थे, उनको आज दिन तक मुआवजा नहीं मिला। लेकिन वहाँ का पानी है वो भी झाड़ोल प्रॉपर को, और जो जिनका ज़मीन जिन गए थी ज़मीन क्या उनको कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस डैम का पानी हमारा जो वहाँ का जो किसान है उसको उस डैम से पानी दिया जाए एक तो वहाँ से। और दूसरी बात, जैसे अपना कमलनाथ है, कमलनाथ को टूरिज्म प्लेस घोषित किया जाए उसको, जिससे क्या है कि बहुत बड़ा वहाँ पे युवाओं को रोज़गार मिल सकता है, दुकानें लगेगी, वहाँ टूरिस्ट आएंगे और बेरोज़गारों को वहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। और तीसरी बात ये है कि झाड़ोल के अंदर युवाओं के लिए लिम्बाराम के नाम पे बहुत बड़े हमारे यहाँ पे तीरंदाज हुए हैं, उनके नाम पे खेल एकेडमी खोली जाए, जिससे हमारे यहाँ पे गाँव में जो बड़ी बड़ी खेल प्रतिभाएँ हैं उनको आगे ले जाया जाए, उनको मंच मिले। और झाड़ोल, कोटड़ा, ऐसे पानरवा, ओगड़ा, बागपुरा, सब जगह पे युवाओं के लिए लाइब्रेरी खोली जाए, वहाँ पे उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था हो, जिसमें हमारे पटवारी है, पुलिस में जाने वाले हैं, आरएस है, आईएएस है, इस प्रकार की एक कोचिंग उनको दी जाए, ताकि जो हमारा गरीब भाई है गांव में बैठा हुआ, गरीब झोपड़ी में बैठा हुआ, उसको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिले, कोचिंग मिले, जिससे वो सरकारी सेवा में जाए। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ आरक्षण तो दिया सरकार ने, संविधान ने, परंतु यहाँ का जितना भी आरक्षण का फ़ायदा था वो हमारे धौलपुर और जयपुर तरफ के मीणा लोग लेके गए, हमारे यहाँ के बेल्ट को किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि उनके पास में कोचिंग की व्यवस्था है, उनके पास में पहले से पैसा है, तो उन लोगों ने सारे हमारे यहाँ की सर्विस नौकरियाँ हथिया ली। इससे मेरे दिमाग में ये रोड मैप है कि हमारे यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उनको कोचिंग की व्यवस्था दी जानी चाहिए। और अपने पानरवा है, पानरवा को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, फिर पानरवा से लेके ये ओगड़ा जो रोड है इसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए, और गोगुंदा से लेके विजयनगर तक इस रोड पे बस सेवा, सरकारी बस सेवा शुरू की जाए, ताकि यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे क्या गुजरात में बीमारी वगैरह होती है तो गुजरात में जाते हैं, इधर भी जाते हैं। कारण कि अगर बस सेवा शुरू हो जाएगी, महाराणा प्रताप के हिसाब से गोगुंदा बहुत फेमस है, राज तिलक के हिसाब से, इधर अपन पानरवा की तरफ आते हैं तो राणा पुंजा के हिसाब से पानरवा फेमस है, तो ये सारा क्षेत्र इस हिसाब से डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे राणा पुंजा का पनोरमा जो है वो भी यहाँ पे बनाया जाए, तो उससे भी टूरिस्ट वगैरह आएंगे, यहाँ के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मांग है। और फिर उधर डैया तरफ थाना खोला जाए, और वहाँ पे एक CSC खोला जाए, और उधर बागपुरा तरफ भी एक सरकारी कॉलेज खोला जाए। और
यहाँ पे अपने अपना जो बेल्ट है ये बिरोठी, इस तरफ भी एक सरकारी कॉलेज खोला जाए। और बात करूं कोटड़ा की, तो कोटड़ा के अंदर भी जो हमारा डैम है, अभी बन रहा है डैम, गवर्नमेंट, हमने खूब टाइम से हड़ताल की, हमने धरने प्रदर्शन किए, फिर भी गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बना रही है उसको। हमने उसको काफ़ी बार मीडिया में भी उठाया है, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो उस डैम से बहुत बड़ा विस्थापन हो रहा है और उस विस्थापन को रोकना भी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हमारे भाई कहीं न कहीं विस्थापित हो रहे हैं। और वो भाई, अगर उन भाइयों को विस्थापित किया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पड़े रहेंगे? उनके बहुत सारे यहाँ पे रिश्ते नाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में सगा संबंधी हैं। अगर उनको विस्थापित कर दिया जाएगा तो वो एक एक हो जाएंगे और बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो रहा है, सामाजिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी। इसलिए उसको रोकना भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए मुद्दा है। आपने इतने सारे मुद्दे गिना दिए कि इसको आपके सारे जो रोड मैप आपका है, इसको देख के लगता है कि जो मौजूदा विधायक हैं वो इन सारे मुद्दों को टच ही नहीं कर पाया, बहुत सारा काम रह गया। अच्छा, झाड़ू की राजनीति की अगर बात करें सर, वोटिंग कास्टिंग की जो बात करें, तो 3 एरिया में पूरा एरिया बिखरा हुआ, पूरी विधानसभा, एक झाड़ोल, एक कोटड़ा और एक फलासिया, 3 अलग अलग तहसीलें, 3 अलग अलग मुख्यालय, तीनों की राजनीति का गणित अलग है। जैसे माना जाता है कि कोटड़ा में जो है बीजेपी मजबूत है, झाड़ोल में कांग्रेस मजबूत है और फलासिया में थर्ड फ्रंट अभी एक्टिव है और वहाँ से जो वोटिंग है, जो कांग्रेस और बीजेपी का वोट है वो गया और दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ गया। तो बीजेपी के पास ऐसी क्या मैथमेटिक्स 2023 के चुनाव की आप लगा रहे हैं, क्या ऐसी रणनीति बना रहे हैं, क्या ऐसी तैयारी है कि यहाँ तीनों सेक्टर में अच्छे से मैनेजमेंट करके आप जीत पाएंगे? जीतने की क्या गणित है? अभी जैसे गुजरात में हुआ उस प्रकार से पूरे फील्ड में मैं भी घूम रहा हूँ, सब जगह, पानरवा हो, बागपुरा हो, डैया हो, ओगड़ा हो, कोटड़ा हो, मैं सब जगह घूम रहा हूँ। सब जगह अभी परिवर्तन की मांग है, युवाओं की मांग है और पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में 80% युवा मेरे साथ में हैं। और युवाओं का यही है कि किसी पढ़े लिखे अच्छे युवा को जो हमारे क्षेत्र के लिए लड़ सके, ऐसे किसी को अगर टिकट मिलता है तो हम बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के क्षेत्र की आवाज़ के साथ में आवाज़ मिलाते हुए बिल्कुल सीट को निकालेंगे, इस प्रकार का युवाओं का कहना है। भाई साहब, सारी गणित आपकी समझ ली। अगर इतनी सारे प्रयासों के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी आपको प्रत्याशी नहीं बनाती है तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? क्या पार्टी के साथ बगावत करके चुनाव लड़ेंगे? आपकी जो बातें हैं उससे लग रहा है कि आपने तैयारी पूरी कर रखी है, सारे मुद्दों का भी आपको ज्ञान है, वोटिंग का भी आपने मैथमेटिक्स लगा दिया, केवल टिकट का इंतज़ार आप कर रहे हो। अगर टिकट नहीं मिला तो क्या बगावत करेंगे, किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हम शुरू से लेके संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इस परिवर्तन के दौर में हमारे पे पूरा भरोसा करेगी और हम सदैव संगठन के साथ में खड़े हैं, संगठन की विचारधारा के साथ में खड़े हैं। विधानसभा चुनाव 2023 की अगर देखते हुए झाड़ोल विधानसभा की जनता को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? जनता से मैसेज यही है कि आप इस समय हमारी जो भारत सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में चल रही है, वो आज पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रही है और सभी योजनाएं, दुनिया भर की योजनाएं हमारे राजस्थान के अंदर भी, हर घर नल योजना भी आज गुजरात के अंदर काम शुरू हो गया है, राजस्थान के अंदर भी काम चल रहा है हर घर को पानी पहुंचाने के लिए और हर घर गैस कनेक्शन दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आज जितना भी गांवों के अंदर विकास दिख रहा है, कहीं घर पक्का दिख रहा है तो वो पीएम आवास योजना का पैसा है। और सारी की सारी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार ने चला रखी है। हमारे जो किसानों के लिए प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपये हर वर्ष भेज रहे हैं और इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार ने चला रखी है। तो सभी युवाओं से, पूरी क्षेत्र की जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कीजिए। परिवर्तन का दौर है, निश्चित ही राजस्थान के अंदर 2023 में परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन होगा। सरकार बनाएंगे आप? हाँ, बिल्कुल सरकार बनाएंगे।
ये थे राजस्थान के झाड़ू विधानसभा सीट से अपने आप को विधायक की दौड़ में शामिल बताने वाले हिम्मत सिंह जी तावड़ साहब। राजस्थान का विधानसभा चुनाव 2023 अपेक्षाओं का चुनाव है। कई सारे नेता इस रेस में हैं कि उन्हें मौका मिले और वो यहाँ से विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और जनता से जुड़े तमाम सारे सवाल मुद्दे विधानसभा में उठाए। सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी शुभकामना है आपको कि आपको पार्टी आपकी तरफ देखे, अगर आपको टिकट देती है तो जीते आप और जनता से जुड़े सवाल मुद्दे ऐसे ही उठाते रहें। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हिम्मत सिंह जी तावड़। राजस्थान विधानसभा चुनाव की कवरेज आप हमारे साथ देख रहे थे। लगातार ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे तमाम सारी कवरेज। चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए खबर आप तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।